यू? मैं हूं दिव्या गुप्ता एंड आई एम अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जानिए क्या है अफस्पा, सिर्फ 10 मिनट में। मैं कोशिश करूंगी मैं 10 मिनट में आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझा पाऊं। एंड अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। अगर आप किसी भी डिफेंस कैटेगरी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आईबी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अफस्पा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, रिटन स्टेज पे भी, इंटरव्यू स्टेज पे भी। तो आइए देखते हैं ये क्या है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, माइंड यू ये एक एक्ट है, एक लॉ है। अब इस लॉ में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। फुल फॉर्म जरूर याद रखना है आपको इस चीज का। ये स्पेशल पावर्स देता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, स्टेट पुलिस फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, मतलब जितनी भी एडिशनल फोर्सेस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ, किन एरियाज में, उन एरिया में जो क्लासिफाई किए जाते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, आपको समझ आ जाएगा कि इस एक्ट में क्या है। एक स्पेशल पावर हमने फौज को दे दी है कुछ पर्टिकुलर एरिया जिनको हम डिस्टर्ब्ड एरिया बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्लियरली। ये जो एक्ट है सबसे पहले ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। बहुत बच्चे इस एक्ट को कंफ्यूज करते हैं मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी से। ये तीनों बिल्कुल अलग चीज है। आइए देखते हैं कैसे। ये पार्लियामेंट ने पास किया है ईयर 1958 में। मतलब अफस्पा एक्ट 1958 हो गया। ये कहां कहां के लिए लागू हुआ है? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट बना था ओनली। नॉर्थ ईस्ट आपके 7 स्टेट्स अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजो, नागा और त्रिपुरा, इन सातों के लिए लागू, और कंट्री में और कहीं के लिए नहीं, ओनली दीज 7 स्टेट्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं डिफरेंस। मैंने आपको बताया ये पार्लियामेंट से है। अगर आप इसको कंफ्यूज होते हो हमेशा नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ से, देखो नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। वो आर्टिकल 352 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी नेशनल इमरजेंसी भी उन्होंने लिखा था, राइट। मार्शल लॉ आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है, आर्टिकल 34, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन ये अफस्पा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ये वक्त के साथ जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हालात बिगड़े, ठीक है, तब पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया उन एरियाज को, डिस्टर्ब्ड एरियाज को कंट्रोल में लाने के। ठीक है, अब डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है देखते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया होता है ऐसा एरिया जो अफस्पा के एक्ट द्वारा, अफस्पा के एक्ट में एक सेक्शन 3 है, उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है एक नोटिफिकेशन में, गजट में, कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है। अब डिस्टर्ब्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट के हाथ से निकल चुकी है। ओके, ऐसा कोई भी एरिया डिस्टर्ब माना जा सकता है जिसमें कोई भी तरह का डिस्प्यूट हो, डिफरेंसेस आ रहे हो मेंबर्स के बीच में, भले ही रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, लैंग्वेज के बेस, बेसिकली आपस में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के आपे से बाहर हो चुका है वो स्टेट, तो उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। कौन डिक्लेयर करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, उस स्टेट का गवर्नर भी डिक्लेयर कर सकता है, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी में जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो डिक्लेयर करेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर ही सकती है। ठीक है, तो अगर सपोज किसी गवर्नर को अपने स्टेट में लगता है कि मेरे स्टेट में ये जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की मेरे हाथ से निकल गई है, मेरी स्टेट की पुलिस भी नहीं संभाल पा रही है, नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं मेंटेन हो रहा है, तो फिर वो उसको डिक्लेयर करेगा डिस्टर्ब्ड एरिया, और डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर होते ही वहां पे लगा जा सकता है अफस्पा। सो अफस्पा डिक्लेयर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट। माइंड यू, मैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल रही हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बोल रही हूँ, मैं गवर्नर बोल रही हूँ, और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो। ठीक है, अब क्या पावर्स होती हैं इसमें, ये इतना क्यों इसके बारे में बात होती है, क्यों इस पे इतना सारा क्रिटिसिज्म उठता है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इतने सारे लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया है, व्हाई? इसमें क्या पावर मिलती है? जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्रीज, पुलिस वहां पे जो तैनात रहती है इन डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर, उनको पावर होती है कि वो फायर कर सकते हैं लोगों के ऊपर। अगर उनको कहीं भी सिचुएशन ऐसी लगती है या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली हो रही है, जैसे 5 से ज्यादा अनलॉफुल असेंबली को बोला जा सकता है, सपोज बंदे नहीं हट रहे
तो वो फायर कर सकते हैं, लेकिन वार्निंग देने के पहले। मतलब उन्हें सरकार से अलग से कोई परमिशन नहीं लेनी कि हम इस जगह में जाके फायर कर दें, क्या वो पहले से इस एक्ट में दे रखी है। अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर उसको किसी बंदे पे शक है कि इसने कुछ क्राइम करा है या इसने लॉ एंड ऑर्डर खराब करा है, या उनको लगता है ये बंदा फ्यूचर में कर सकता है, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, कोई वारंट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी घर में, किसी भी प्रीमाइसेस, किसी भी बिल्डिंग में घुस के सर्च कर सकते हो, आपको अलग से वारंट नहीं चाहिए। मूवीज में आप देखते हो किसी घर में जब सर्च करने जाते हैं तो बोलते हैं वारंट दिखाओ, पुलिस का वारंट होता है पुलिस के पास, लेकिन यहाँ पे कोई वारंट की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी कभी भी घुस सकते हैं। ये किसी भी एरिया, हाइड आउट, शेल्टर, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि सपोज आतंकवादी यहाँ छुपे हुए हैं, या फिर उनको लगता है कोई जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने हथियार रखे हैं या अपने सप्लाईज रखे हैं, उनको लगता है यहाँ पे इस जगह पे जाके शरण लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो भी उनको अगर शक होता है वो उस एरिया को उड़ा सकते हैं, उस जगह को, उस बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं। तो ये सब अंधाधुंध पावर्स इनके पास दी हुई है इस एक्ट में, ठीक है। और जो ऑफिसर्स हैं या फिर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स भी हैं, उन सबको ये सब करने के लिए लीगल इम्यूनिटी है। मतलब सपोज आपने किसी को मार दिया, अरेस्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ठीक है। उनको पूरी तरह इम्यूनिटी दी हुई है। और अगर ऐसा होता है, कई बार होता है मिसयूज होता है, जैसे आफ्स्पा को मिसयूज करा या फिर आपने फैक्ट्स गलत बताया, आपने किसी इनोसेंट को किल कर दिया और वो आतंकवादी नहीं था, ऐसा कुछ सिचुएशन अगर होता है और आपको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का उनके ऊपर केस भी करना है, तो उसके लिए भी सरकार, केंद्रीय सरकार से आपको परमिशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है, वरना आप इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर सकते हो। सो कीवर्ड्स हो गया फायर, अरेस्ट, एंटर एंड सर्च, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इनके पास लीगल इम्यूनिटी भी होती है। तो आप देख रहे हैं एकदम मस्त अंधा तूफानी पावर्स है इनके पास, इसीलिए इसको ड्रेकोनियन लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि इन चीजों को यूज करते हुए फौज के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, और वहां के सिविलियंस, कई बार ऐसा हुआ है कि वहां के सिविलियंस को भी तंग किया गया है, ये कह के कि ये लोग शय दे रहे हैं वहां के लोकल टेररिस्ट और आतंकवादी को। तो ये हमेशा से एक डिबेट चलती आई है, गवर्नमेंट ने हमेशा बोला है कि इन स्टेट्स का पीस मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत है, और वहां के सिविल सोसाइटी, वहां के लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब आज की डेट में ये कहाँ कहाँ लागू है, सारे 7 स्टेट्स में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये नागालैंड में लागू है, मणिपुर में लागू है, एक्सेप्ट वहां का एक काउंसिल एरिया है, म्युनिसिपल काउंसिल एरिया, वहां लागू नहीं है, बाकी पूरे शहर में है। असम में लागू है, अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में लागू है, वो है चांगलांग, लोंगडिंग और तिराप। उसके बाद जो भी एरिया ज्यूरिसडिक्शन में 8 पुलिस स्टेशन दिए हुए हैं जो ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हैं अरुणाचल के, और वो असम के बॉर्डर पे है, तो उनको भी इन्होंने आफ्स्पा में डाला हुआ है। तो आज की डेट में सिर्फ ये है आफ्स्पा में। अब क्या होता है ना, ये फिक्स नहीं है, हर 6 महीने में रिवीजन होता है, जैसे असम का भी हर 6 महीने में रिवीजन होता है, नागालैंड का भी रिवीजन होता रहता है कि भाई अब जरूरत है क्या, अब जरूरत है, अगर नहीं है तो अब छोड़ देते हैं। तो कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत है। दो ये कांस्टेंट रिवीजन का नीड एक्ट में नहीं दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कॉन्स्टेंटली इस चीज को रिवाइज करिए, एंड ताकि हमें ये पता लगे ऑन द ग्राउंड फ्रेश यहाँ पे कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ है, आसपास फालतू में ना लगा रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट का, एक है आर्म्ड फोर्सेस जम्मू कश्मीर का, ये है 1990, ये अलग है, वो 58 था, ये 1998, तो ये एक और लॉ लाया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नॉर्थ ईस्ट में है जम्मू कश्मीर का, वैसा ही लॉ लाया गया है, क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को ये लाना पड़ा। पहले क्या था, जब बाइफर्केशन हुआ है, अभी हमारा 2 यूटी में डिवाइड हो गए हैं, उसके पहले जब ये स्टेट थे, तो जो वहां का गवर्नर था जम्मू कश्मीर का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर थी, सिमिलरली जैसे 1958 वाले में हमने करी। लेकिन अब जब से बाइफर्केशन हुआ है तो पूरा पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आ गया है, मतलब सेंटर के पास आ गया, बिकॉज ये यूटी बन गया है तो सेंटर के पास इसका पूरा पावर
आ गया है। तो ये चेंज हुआ है। माइंड यू, जब से 1990 से जम्मू कश्मीर में आफ्सपा लगा ही हुआ है, आज की डेट में भी लगा हुआ है। तो लोग, बच्चे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो अलग अलग एक्ट है एक ही चीज लेकिन दो अलग एक्ट है। एक नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग है। एक और फन फैक्ट, फन तो नहीं है बट अ फैक्ट एग्जाम के लिए, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट एक बार पंजाब में भी लगा था। ये अलग लॉ था। पंजाब और चंडीगढ़ में खालिस्तान के मूवमेंट के चलते ये एक्ट लगाया गया 1983। जैसे जैसे खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हुआ, हमने ये आफ्सपा विड्रॉ कर लिया, खत्म कर दिया 1997 में। तो आज की डेट में यहाँ आफ्सपा नहीं है। आज की डेट में सिर्फ दो जगह आफ्सपा है, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे स्टेट्स में नहीं है, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ है। अगर आपके लिए वीडियो बहुत फास्ट है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग में फिर से एक बार देख लीजिएगा और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। असम पहला स्टेट था जो आफ्सपा के अंदर आया था। जो 1958 में बना था एक्ट, वो सबसे पहले असम के लिए ही बनाया गया था। तो असम पहला स्टेट हो गया। उसके बाद त्रिपुरा में, आपको बस कुछ कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ। आफ्सपा त्रिपुरा में 1997 में आया, ठीक है, और 2015 में रिपील भी हो गया। त्रिपुरा में आफ्सपा उसके बाद नहीं लगा है। क्लियर है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि हर 6 महीने में रिव्यू करा जाए, तो सरकार इसको इम्प्लाई कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन अगर स्टेट का गवर्नर बोल देता है कि इस स्टेट में 1 साल तक मैं आफ्सपा डिक्लेयर कर रहा हूं, तो वो भी कर सकते हैं। यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट 6-6 महीने, जैसे कि अभी असम का बढ़ रहा है, आने वाला है, उसका टाइम चेंज होने वाला है, तो वहां पे 6 महीने में रिव्यू होगा। तो फरवरी के महीने में पता लगेगा कि असम में हटेगा आफ्सपा या फिर और एक्सटेंड होगा। वो डिपेंड करता है वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यू अंडरस्टूड? ओके। और ये कुछ कमिटीज हैं आफ्सपा से रिलेटेड। ये बेसिकली मैंने इसलिए डाली है कि एग्जाम में अगर आपको आ जाती हैं कमिटीज, तो बीपी जीवन रेड्डी कमेटी 2004, संतोष हेगड़े कमेटी 2013, सेकंड एआरसी 2005। ये 3 कमेटियां अलग अलग आई थी। इन तीनों ने आफ्सपा के अगेंस्ट ही बोला था। आफ्सपा रिपील करने की बात करी गई थी, आफ्सपा को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सरकार ने इसको नहीं हटाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बार केस गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार नहीं बोला कि आफ्सपा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि थोड़ा इसको रेगुलेट करिए, ठीक है, इसमें रिव्यू करिए, इसमें ध्यान रखिए कि जो अफसर या फौजी जो भी है, इसको इन रूल्स का नाजायज फायदा ना उठाए, ओवर बोर्ड ना चले जाए, जो पावर है उससे ज्यादा। और जैसे ही ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हो, तो उस एक्ट में लिखा है जल्द से जल्द उसको पुलिस स्टेशन पहुंचाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द से जल्द एक टाइम पीरियड होना चाहिए इस चीज के लिए, कि आपको सीधा पुलिस के पास पहुंच जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो इस तरह कुछ कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो उनको वो गाइडलाइंस ही है, उनको फॉलो नहीं किया जाता है ऑन ग्राउंड, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। एंड जो एक्ट है वो पुराना ही बना हुआ है, उसमें कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट भी नहीं हो रहा है, आज के वक्त के हिसाब से कुछ चेंजेस भी नहीं हुए हैं। सो हमेशा ये वॉर चलती रहती है कि ये लागू रहना चाहिए या नहीं लागू रहना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइस, एंड इसी के साथ मेरा आफ्सपा का टॉपिक खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।